विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा। भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। उसमें चैप्टर चल रहा था हमारा भारत की भूगर्भिक संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। उसमें मैंने कल आपको बताया था, एक तो भूगर्भिक समय सारणी बताई थी जिसमें मैंने आपको कुछ इरा बताए थे, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सिनोजोइक और नियोजोइक। उसमें मैंने सब डिवीजन करके बताया था आपका कि हर इरा में 4 युग हुए, युग बताए थे मैंने इरा के अंदर। तो पैलियोजोइक का जो युग है वो प्राथमिक युग है, प्राइमरी इपोच। मिसोजोइक का जो युग है वो द्वितीयक युग यानी सेकेंडरी इपोच। सीनोजोइक का टर्सरी इपोच यानी तृतीयक युग। और नियोजोइक का युग बताया था मैंने चतुर्थक युग। फिर प्रथम युग के मैंने बताया था कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये शक बताए थे मैंने, काल बताए थे। 6 काल हैं किसमें? पैलियोजोइक में। दूसरा मैंने बताया था मिसोजोइक में 3 काल हैं, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटाशियस। सीनोजोइक में तृतीयक युग में मैंने बताए थे आपको कौन से? पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, यही बताए थे। और साथ में मैंने नियोजोइक में आपको 2 युग बताए थे, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। होलोसीन में हम रह रहे हैं, इनकी अवधि बताई थी। ठीक है। एक मैंने भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण बताया था कि आद्य महाकल्प आर्कियन चट्टानें, पुराण महाकल्प की चट्टानें, द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें और आर्यन महाकल्प की चट्टानें। ठीक है। उसके बाद जब हमने क्या किया, भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत के 3 स्पष्ट वृहद भाग पड़े, जिसमें पहला था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उसके अंतर्गत मैंने बताया था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में मैंने आर्कियन क्रम की चट्टानें बता दी और दूसरा मैंने धारवाड़ क्रम की चट्टानें बताई आपको। आज हमने पढ़नी है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। किसकी? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। सबसे पहले मैप देख लीजिए, भारत का मैप दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? मेंस में इसी तरह से बनाना आपने, एक भारत का छोटा सा मैप बनाना है। उसमें शेडेड पोर्शन जो होंगे वो क्या दिखा रहे हैं? कुडप्पा क्रम की चट्टानें दिखा रहे हैं। तो कम जगह पर दिख रहा है, जैसे आपका कौन सबसे ज्यादा क्या दिख रहा था आपको? आर्कियन क्रम की चट्टानें। सबसे ज्यादा आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें दिखाई दी, लेकिन कुडप्पा क्रम की चट्टानों में दिख रहा है रायपुर वाला क्षेत्र, हैदराबाद, कुडप्पा चट्टानें, मुंबई, कुछ दिखा रहा है ये। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ। देखो भाई, सबसे पहले तो ये याद करना आपने, जैसे मैंने पहला आपको बताया था क्या, आर्कियन क्रम की चट्टानें, जिसमें मैंने बताया था मानव जीवन से भी अधिक पुरानी है, रवेदार है, जीवाश्म का अभाव है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। उसके बाद जब मैंने धारवाड़ क्रम की चट्टानें बताई थी तो आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से, इरोजन और डिपोजिशन से धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। यानी क्रम यही है, इसी क्रम में पढ़ना है आपने। धारवाड़ के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? कुडप्पा। कुडप्पा में क्या पढ़ रहे हैं हम? इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ। इसका मतलब पहले क्या बनी चट्टानें? आर्कियन क्रम की चट्टानें। उसके बाद उनके अपरदन और निक्षेपण से क्या बनी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से क्या बनी? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है। तो ये अपेक्षाकृत कम रूपांतरित हैं, अपेक्षाकृत, मेटामॉर्फिज्म नहीं हुआ है इनका। मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं रूपांतरित चट्टानों को, जिनका रूप क्या हो गया हो? परिवर्तित हो गया हो। परंतु इनमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, फॉसिल्स नहीं पाए जाते। किसमें? कुडप्पा क्रम की चट्टानों में। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। किसके नाम पर? कुडप्पा। जैसे धारवाड़ हम बोल रहे हैं तो धारवाड़ जगह है, कहां पर? कर्नाटक में। कुडप्पा एक जगह है, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। उन जगहों के नाम पर हमने उसी क्रम की चट्टानें बोल दी। कुडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है इसका नामकरण। वहां पर एक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती हैं ये चट्टानें। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमालय के कुछ क्षेत्रों, कृष्णा घाटी, कृष्णा नदी घाटी, नल्लामलाई श्रेणी, चेयार श्रेणी और पापाधानी रेंज में विस्तृत रूप से पाई जाती हैं। इसके लिए आपका अपने मैप पर कमांड होना चाहिए। अपना इंडिया का मैप निकालिए बड़ा, उसमें देखिए ये मिलेंगी आपको, नल्लामलाई हिल्स मिलेंगी, नल्लामलाई हिल्स मिलेंगी, चेयार की पहाड़ियां मिलेंगी, पापाधानी श्रेणी मिलेगी। बड़े में मिलेगा, ऑक्सफोर्ड का जो एटलस होता है उसके अगर आप बड़े में जाएंगे
तो साउथ इंडिया, अगर साउथ दक्कन वाला पार्ट निकालिए, उसमें देखिए बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, एस्बेस्टस तथा चूने के पत्थर की चट्टानों से इसका निर्माण सामग्री निर्माण सामग्री मिलती है। बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, एस्बेस्टस और चूना पत्थर। धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुडप्पा चट्टानें आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था अभी तक जितना भी हमने चट्टानों पढ़ी हैं उसमें सबसे आर्थिक रूप से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि भाई उसमें सोना उसमें मिल रहा, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता, फ्लोराइड, इल्मेनाइट, सीसा, सुरमा, बुल्फ्रॉम, अबरक, कोबाल्ट, एस्बेस्टस, गार्नेट, संगमरमर, कोर्डम, ये सब किस में मिल रहा? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और यहां पर क्या मिल रहा? कुडप्पा क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर मिल रहा, क्वार्टजाइट मिल रहा, स्लेट मिल रहा, संगमरमर मिल रहा, एस्बेस्टस मिल रहा, चूना पत्थर मिल रहा। ठीक है, जहां पर चूना पत्थर मिलेगा वहां सीमेंट उद्योग विकसित होगा, जहां पर संगमरमर मिलेगा, संगमरमर भी आपके निर्माण सामग्री है, मकानों के निर्माण में या भवनों के निर्माण में क्या किया जाता है? संगमरमर का प्रयोग किया जाता है ना। बलुआ पत्थर भी वैसा ही है, लेकिन मैंने कहा कम है, आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है धारवाड़ की अपेक्षा। कौन? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों से लोहा तथा मैग्नीज कुडप्पा तथा कुर्नूल जिले में, एस्बेस्टस व टाल्क, टेल्कम पाउडर सुना है, टाल्क मिलता है, रंगीन पत्थर भी प्राप्त किया जाता है। किससे? कुडप्पा क्रम की चट्टानों से। बालू का पत्थर, चूने का पत्थर, सीसा तथा पूर्वी राजस्थान में इन्हीं चट्टानों में तांबा, कोबाल्ट और रांगा प्राप्त होता है। अब फिर पूछेगा वो आपसे, पूर्वी राजस्थान कौन सा? पूर्वी राजस्थान में जो तांबा मिलता है वो किस क्रम की चट्टानों से मिलता है? आंसर कुडप्पा क्रम की चट्टानों से मिलता है। किससे मिलता है? राजस्थान में बताया था मैंने आपको, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है खेतड़ी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से वहीं से निकाल रहे हैं हम तांबा, कॉपर निकालते हैं। ठीक है, बाकी मैंने एक चीज और बताई थी आपको, मलजखंड बेल्ट। मलजखंड बेल्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश में पड़ती है, उससे भी हम कॉपर निकालते हैं। ठीक, कुडप्पा क्रम की चट्टानों से ही पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, दो घाट देखे होंगे आपने, रेंज है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ? आंसर कुडप्पा क्रम की चट्टानों से हुआ। किससे हुआ? कुडप्पा क्रम की चट्टानों से हुआ। ये सिंगल, एक जैसे सिंगल क्वेश्चन बनता है ना कि जिसका डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता है, उस प्रकार का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ईस्टर्न घाट का निर्माण किन चट्टानों से हुआ? आंसर कुडप्पा क्रम की चट्टानों से। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है? ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है? अरे यार, ईस्टर्न घाट भाई, हाजी, ईस्टर्न घाट ईस्ट की तरफ ही होगा, ईस्ट को पूरब बोलते हैं, पूछ रहे हो। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की विशेषता यह है कि जगह जगह टूटा हुआ है, मतलब खंडित है। कारण यह है कि जो आपकी कृष्णा है वो कहां जा रही? वहीं जा रही। गोदावरी कहां जा रही? जो जितनी भी नदियां हैं सब बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं। तो जहां जहां पर ईस्टर्न घाट आया होगा सामने, तो उन नदियों ने उसको क्या कर दिया? खंडित कर दिया, और क्या कर दिया? वहां पर मैदानों का निर्माण हो गया बीच बीच में। वेस्टर्न घाट लगातार है। वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी नहीं है, वेस्टर्न घाट कगार है। क्या है? अगला बता रहा हूं मैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें। सबसे पहले मैप में देख लीजिए, भारत का मैप दिख रहा होगा आपको। विंध्यन क्रम की चट्टानें देखिए, इसी प्रकार से बनाना पड़ता है। ये चट्टानें कुडप्पा चट्टानों के बाद बनी। अगर मेरे को आईएएस में क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता तो मैं यही बोलता, सही क्रम क्या है चट्टानों का बनने के क्रम में? तो सबसे पहले क्या बना? आर्कियन क्रम की चट्टानें। उसके बाद क्या बना? धारवाड़ बना। उसके बाद क्या बना? कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी। उसके बाद क्या बना? विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। ठीक है, तो ये चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें कुडप्पा चट्टानों के बाद बनी। इन चट्टानों का नाम विंध्याचल के नाम पर पड़ा है। विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल के नाम पर पड़ा है। यह परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? जल निक्षेपों के द्वारा हुआ है। निक्षेप बोलते हैं डिपोजिशन को।
पानी से, पानी की वजह से अगर कहीं पर कोई चीज डिपॉजिट होती है तो वो क्या होता है, जल निक्षेप आता है। जहां आप रहते हो जल निक्षेप है, ऊपर से आया होगा, उससे निक्षेप मतलब पानी बह गया लेकिन अपने साथ जो लाया वो वहीं पर रह गया। वहीं पर रह गया तो क्या हो गया, वो कोन टाइप का बन गया। कोन टाइप का बन गया तो वहां फिर मानव पहुंचे। फिर उन्होंने क्या किया, सीढ़ी नुमा खेत बनाए। क्या बनाए, सीढ़ी नुमा खेत बनाए। फिर उस पर खेती की। बड़ी फर्टाइल लैंड रही होगी, क्योंकि पानी के साथ जो चीज आती है मिट्टी, वो कैसी होती है, उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो बड़ा अच्छा, कभी धान हुआ होगा वहां पर, कभी गेहूं हुआ होगा, होता था। तुम तो पैदा नहीं हुए थे जब हमने देखा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कंक्रीट का जंगल बन गया वहां। क्या बन गया, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। इन चट्टानों के नाम विंध्याचल के नाम पर पड़े या परतदार चट्टानें, जिनका निर्माण जल निक्षेपों के द्वारा हुआ है। यह निक्षेप समुद्र व नदी घाटियों में एकत्र हुए थे। इसमें समुद्र व नदी घाटियों में एकत्रित हुए थे। विंध्यन चट्टानों से प्राप्त होने वाला बलुआ पत्थर इस तथ्य का द्योतक है। बलुआ पत्थर कहाँ मिलेगा, जहां बालू होगी। और बालू कहाँ होती है, पानी की वजह से बनती है बालू। उन पानी में क्या हुआ, बालू जब जमा हुई तो कई लाखों करोड़ों साल तक जब हुई तो पत्थर बना हो, बलुआ पत्थर, ठीक है। सैंडस्टोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, विंध्यक्रम गंगा के मैदानों और दक्कन पठार के मध्य जल विभाजक रेखा बनाती है। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है। आंसर, विंध्यन क्रम। कौन करता है, विंध्याचल माउंटेन रेंज। इस क्रम की चट्टानें लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैं। पूर्व में झारखंड के सासाराम एवं रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक तथा उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक विस्तृत रूप से फैली हैं। इनकी अधिकतम चौड़ाई आगरा तथा नीम के बीच में है। सासाराम सुना है, बिहार में पड़ता है। शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में, झील के बीच में बना हुआ मकबरा है, मकबरा सुना है। रोहतास जो है वो भी वहीं बिहार में पड़ता है। अब देख लेना, झारखंड में, बिहार में रोहतासगढ़, रोहतास। अब क्या हुआ, एक चीज और सुनना, एक उसने एक बार क्वेश्चन आया यूपीएससी में कि रोहतासगढ़ के किले किसने बनवाए ना। ऐसा बना, रोहतासगढ़ के किले कहाँ हैं, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में है। कहां पर है, और शेरशाह सूरी ने ही बनवाए ताकि उधर से आक्रमण ना हो, इसलिए उसने क्या किया, वहां पर किले बनवाए और अपने बिहार के नाम पर रख दिया उन किलों का नाम रोहतासगढ़ के किले। क्या नाम रखा, रोहतासगढ़ के किले। वैसे रोहतास जो क्षेत्र है वो बिहार में है, और रोहतासगढ़ के किले जो है वो कहाँ थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की तरफ बनाए उसने। किसने, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। कौन शेरशाह सूरी, वही वाला की। कौन शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को पराजित किया। कौन शेरशाह सूरी, जिसका वास्तविक नाम क्या था, फरीद खां, जिसकी तुलना शिवाजी से की जाती है। मतलब उसका जो प्रारंभिक जीवन है और शिवाजी का प्रारंभिक जीवन लगभग लगभग एक जैसा था। दोनों के पापा दूसरी मम्मी के साथ चले गए थे अपने बच्चों को छोड़कर। शिवाजी के पापा भी चले गए थे, साजी भोसले भी, और जो शेरशाह सूरी का पापा था वो भी चला गया था। दूसरी माता का प्रभाव था। तो बचपन बड़ा संकट में कटा, लेकिन क्या किया कि छोटी जागीर की व्यवस्था की, और एक दिन जिस दिन साम्राज्य मिला तो उस साम्राज्य की भी व्यवस्था बड़े अच्छे से की, क्योंकि छोटे से सीखा हुआ था जागीरों की क्या देखभाल करना, है ना। चलो जी, इनकी अधिकतम चौड़ाई कहां पर है, यानी विंध्यन क्रम की चट्टानों की अधिकतम चौड़ाई कहां पर है, तो आगरा और नीम के बीच में है। भांदर, विजवार और कैमूर श्रेणी इसी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती है। भांदर, विजवार और कैमूर श्रेणी किस क्रम की चट्टानों में आती है, आंसर विंध्यन क्रम की चट्टानों में आती है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी और वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी, चीनी मिट्टी, बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। जहां पर चूना पत्थर मिलेगा वहां पर सीमेंट उद्योग खुलेगा। आपके देहरादून में भी था, सीमेंट की फैक्ट्री खुली थी बहुत बड़ी, लेकिन एक खान माफियाओं से लोहा लेने वाले व्यक्ति थे अवधेश कौशल। उन्होंने कहा भाई अगर पहाड़ के नीचे ऐसे खोदोगे तो मसूरी तो नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो मसूरी के नीचे से चूना पत्थर जाता था उसमें,
वो फैक्ट्री बंद कराई अवधेश कौशल ने। बड़ा बवाल हुआ था उस जमाने में, बहुत पहले की बात है। क्वेश्चन आता है आज भी कि खान माफियाओं से लोहा लेने वाला उत्तराखंड का व्यक्ति कौन था? आंसर अवधेश कौशल। तो आपके सामने अगर बुरा हो रहा हो ना तो उसका प्रतिरोध करना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए मैं अकेला क्या कर सकता हूं। उस आदमी ने अकेले दम पर क्या किया? मसूरी को बचाया। अगर वो फैक्ट्री चलती रहती, नीचे से ये खोदते रहते, माल देवता से ट्रक चलते रहते और वो मसूरी का पूरा पहाड़ नीचे होता है। समझ में आया? कोई प्रतिरोध नहीं करता है ये बोलकर कि मैं अकेला हूं, तो उसे अवधेश कौशल से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? प्रेरणा लेनी चाहिए। आज किताबों में पढ़ते हैं उनका नाम हम। और जो सीमेंट फैक्ट्री वाले रहे होंगे तो ऐसे आम लोग तो रहे नहीं होंगे, बड़े अमीर लोग, माफिया टाइप लोग रहे होंगे। उनसे लोहा लेना, पैसे वाले से लोहा लेना, है ना, कब उड़ा दे। क्यों? तो जो कायर होते हैं वो रोज मरते हैं कि वीर एक बार मरते हैं। तो आपकी चॉइस है वो कि क्या बनना है, कायर बनना है कि वीर बनना है। अब पर ऐसा भी नहीं कि हर किसी की लड़ाई में कूद पड़े कि मैं वीर हूं। अगला, ऐसी लड़ाई में उतरिए जिससे एक समूह का क्या हो रहा हो? फायदा हो रहा हो। ये नहीं कि मेरा फायदा किसमें है मैं लड़ूंगा कि, वो नहीं। एक व्यक्ति समूह का जिसमें, एक बहुत बड़े समूह का जिसमें फायदा हो रहा हो, वहां पर क्या लड़ लेना चाहिए। अच्छा जी, इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी, वर्ण मिट्टी, ये बता दिया मैंने आपको। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। बलुआ पत्थर जो लाल रंग का इमारतों के निर्माण में काम में लाया जाता है। सांची का स्तूप कहां पड़ता है? सांची, मध्य प्रदेश। कहां पर? रायसेन डिस्ट्रिक्ट, है ना। सांची का स्तूप। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, उसमें भी लाल पत्थर लगे हुए। तो आप पूछोगे कहां से आए, तो ये विंध्यक्रम की चट्टानों के लाल पत्थर लगे हुए। वैसे लाल किले का नाम किला ए मुबारक है। क्या नाम है? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ, इसलिए उसको लाल किला बोलते हैं। किसने बनाया था लाल किला? मतलब लाल किला दिल्ली में किसी राजा ने बनाया होगा। शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। जामा मस्जिद, ये भी दिल्ली में सबसे बड़ी मस्जिद है भारत की। कौन सी? जामा मस्जिद। ऐसे आगरे का किला, सिकंदरा, सिकंदरा जो है अकबर का मकबरा है। यहाँ पर अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। फतेहपुर सीकरी, ये आगरा से कुछ दूर है। फतेहपुर सीकरी ये भी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बसाया था फतेहपुर सीकरी। और यहाँ पर क्यों बसाया था? क्योंकि यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी। किसकी? अकबर के सारे बच्चे सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुए। अपने बच्चे तो हो नहीं रहे थे, तब शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर गया बिना जूतों के, तब आशीर्वाद प्राप्त किया, तब पहला बच्चा हुआ, है ना, शराबी। कौन? सलीम, जहांगीर। हाँ। दूसरा कौन? अधिकतर अकबर, एक तो अकबर के समय में ही मर गया था अधिक शराब पीने से, अत्यधिक शराब पीने से। शराब का सेवन बहुत करते थे। इस्लाम में मना है शराब पीना जबकि, लेकिन मुगलों ने जितनी शराब पी उतनी किसी ने नहीं पी। बाबर खुद शराबी था। क्या था? सुना होगा आपने, जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है तो गजनी से आई हुई शराब में नमक मिला देता है। वो कहता ना मैं पीऊंगा ना दूसरों को पीने दूंगा। सॉरी, खानवा के युद्ध से पहले। किसके युद्ध से पहले? क्योंकि पता था कि सामने कौन है, राणा सांगा है, 80 घाव है उसके शरीर पर, सैनिकों का भग्नावशेष बोलते हैं उसको, है ना। ये अलग बात है कि आपकी किताबों में अकबर को महान और राणा सांगा को क्या, मतलब कोई जिक्र ही नहीं है। राणा सांगा ऐसा है जैसे आया और बस खत्म। राजस्थान पहला राज्य है जिसने अकबर को अपने सिलेबस से हटा दिया। राजस्थान पहला राज्य है जिसने अपने राजपूतों के इतिहास को प्रायोरिटी दी है। आप राजस्थान का पीसीएस देने जाओगे अब तो आपको राजपूताना का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? हाँ। चलिए जी, तो ये बता दिया मैंने, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी इन्हीं पत्थरों से बनी है। किस क्रम की चट्टानों से बनी है? विंध्यन क्रम की चट्टानों से बनी है। इसी क्रम की चट्टानों से खानों से पन्ना और गोलकुंडा से हीरा प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं भाई?
गोलकुंडा से हीरे प्राप्त होते हैं, पन्ना से और गोलकुंडा से। पन्ना जगह का नाम है, एक भाई माँ पन्ना थी वो नहीं है, पन्ना जगह का नाम है। यहाँ से भी हीरे मिलते हैं, गोलकुंडा की खानों से भी हीरे मिलते हैं। संसार का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर गोलकुंडा की खानों से मिला था। किससे मिला था? और वो किस क्रम की चट्टानें थी? विंध्यन क्रम की चट्टानें थी। किस क्रम की चट्टानें थी? अधिकतर लोग क्या करते हैं, गोलकुंडा को गोंडवाना क्रम की चट्टानों में डाल देते हैं। गोलकुंडा जो है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों में आता है। तो सबसे महंगा हीरा कोहिनूर और सबसे बड़ा हीरा कुलीनान। सबसे बड़ा कुलीनान। कुलीनान एक आदमी था, उसने साउथ अफ्रीका की प्रीमियर खानों से निकाला था उस हीरे को, उसके नाम पर उसका नाम कुलीनान पड़ा। अगला गोंडवाना क्रम की चट्टानें। भाई पहले मैप देख लीजिए, दिख रहा है? दिख रहा है शेडेड पोर्शन? इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच में हुआ। कार्बोनिफेरस युग से, और कार्बोनिफेरस युग किस लिए जानते हैं हम? कोयला निर्माणकारी घटना के लिए। इसलिए कोयले के निर्माणकारी जो घटना हुई, कोयला जो है कैसे बना कोयला? बोलने दो बच्चों को, नए बच्चे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उनके दिमाग में क्या है। कैसे बना कोयला? नहीं पता? बोलो, ऐसा निर्भय होके बोलो भाई, कोई कुछ नहीं कहेगा। कौन सा सब जानते हैं? बोलो क्या? जैसे माना अमेजन जैसे जंगल हैं, अमेजन के जंगल सुने हैं, अगर वो आज दब जाएं, क्या हो जाएं? दब जाएं, और करोड़ों साल बाद उसको हम खोदें तो कोयला होगा। अलग अलग किस्म का कोयला होगा। जो पहले दबेगा वो एंथ्रासाइट होगा, बिटुमिनस प्रकार का कोयला होगा, और कौन कौन से, लिग्नाइट कोयला होगा, और पीट कोयला होगा। जो सबसे बाद में दबेगा उसको हम बोलेंगे बुरा कोयला है, क्योंकि कोयला बना ही नहीं, वो अभी तो बन रहा है ना। करोड़ साल बाद बनना था, आपने लाख साल बाद निकाल दिया, आपने कहा बेकार है ये, इसमें कार्बन की मात्रा कम है। टाइम लगता है कोयला बनने में, करोड़ लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ कि कोयला निर्माणकारी घटना में ऐसा ही हुआ था। इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच में हुआ। कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। भारत का 90% से अधिक कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। अब यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा कि भारत का 90% कोल किस प्रकार की चट्टानों से मिलता है? आंसर गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। किससे? अच्छा जी, ये परतदार चट्टानें हैं और इनमें मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। अब देखो फॉसिल्स मिलने शुरू हो गए। जंगल दबे होंगे तो जीव भी दबे होंगे, उनके फॉसिल्स मिलते हैं। कहां पर? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ। दामोदर, राजमहल, महानदी तथा गोदावरी व उसकी सहायक नदियां तथा कच्छ, काठियावाड़ एवं पश्चिमी राजस्थान, सोन घाटी एवं बड़दा घाटी, इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। तो ये चट्टानें कहां कहां मिलेंगी आपको? दामोदर कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल, है ना। बंगाल का शोक बोलते थे कभी किसको? दामोदर नदी को। फिर वहां पे क्या किया कि नकल की गई। कहां की? जैसे यहां पर दामोदर बाढ़ लेके आती थी, बर्बाद करती थी, वैसे ही अमेरिका में एक जगह थी टेनेसी नदी घाटी। टेनेसी नदी क्या करती थी? बर्बाद कर देती थी पूरा, मतलब बड़े बड़े कस्बों को भी बहा के ले जाती थी। तो उन्होंने टेनेसी नदी घाटी परियोजना चलाई, उसकी नकल की भारत सरकार ने। यहाँ पे दामोदर घाटी निगम बनाया गया, तब दामोदर घाटी परियोजना चली। क्या चली? दामोदर घाटी परियोजना। और उस परियोजना से तब अब बाढ़ में क्या है? नियंत्रण। समझ में आ गया? तो कई डैम पड़ते हैं। यूपीएससी ने पूछा एक बार, क्या पूछा? कोनार, मैथान, बाल पहाड़ी, कुछ इस तरह के डैम है उसमें। अलग अलग जगह पे बहुत सारे डैम बने हुए। दामोदर घाटी परियोजना कोई एक डैम नहीं है, कई डैमों से मिलकर एक परियोजना बनती है, अलग अलग जगह पर डैम बनाए गए। इतना क्लियर हो गया? तो क्या क्या बताया मैंने? दामोदर, राजमहल की पहाड़ियां कहां पर है? राजमहल की पहाड़ियां, हाँ जी, अब तो झारखंड में पड़ती हैं शायद। कभी राजमहल की पहाड़ियां और मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, ये सब मिली हुई थी ऐसे करके, पूरा एक रेंज चलती थी।
लेकिन क्या हुआ, बीच में क्रैक पड़ा, मतलब दरार पड़ी, और एक बहुत बड़ा भाग जो है वो क्या हो गया, नीचे धंस गया। क्या हो गया? तो राजमहल की पहाड़ियां इधर रह गई और गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ, मेघालय में रह गई। बीच में मैदान है। वो मैदान कैसे बना? जब ये पहाड़ियां धसी तो जो आपकी ये नदियां हैं, कौन सी, गंगा, ब्रह्मपुत्र ने, इन्होंने क्या कर दिया, उसको सपाट कर दिया। क्या कर दिया? सपाट कर दिया। तीस्ता है और भी हैं, इन्होंने सपाट कर दिया, वहां पे मैदान बन गया। तो लेकिन आज भी देखा जा सकता है कि जैसे अगर यहाँ दरार पड़ जाए, सामने दिख रहा है, इधर देखो सामने दिख रहा है, वहां दरार पड़ जाए और उधर दरार पड़ जाए, ये ऊपर वाला, ये बीच वाला भाग धस जाए नीचे, और यहाँ पे आपको क्या दिखे, मैदान दिखे, तो ये पहाड़ इधर भी दिखेगा, ये पहाड़ इधर भी दिखेगा। तो ये तो मैं कम डिस्टेंस में बता रहा हूँ, उसमें डिस्टेंस ज्यादा है, कई 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। समझ में आया? तो राजमहल, गारो खासी जयंतिया पहले मिले हुए थे। महानदी, ये उड़ीसा की है, सबसे लंबा डैम है इस पे, हीराकुंड डैम, पता है? 5 किलोमीटर लंबा डैम है, लगभग 4000 समथिंग, लगभग 5 किलोमीटर लंबा डैम। किस पर? महानदी पर, हीराकुंड डैम, उड़ीसा। गोदावरी, ये पता ही है, उसकी सहायक नदियां कच्छ, काठियावाड़, और क्या बताया मैंने, पश्चिमी राजस्थान, सोन घाटी, बड़दा घाटी आदि में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। बाह्य प्रायद्वीपीय भारत जैसे कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम एवं असोम आदि में भी इनका वितरण अधिक स्पष्ट नहीं है। आदि में इनका वितरण अधिक स्पष्ट नहीं है। अब अगला पढ़ते हैं, 6ठे नंबर पे हम दक्कन ट्रैप। दक्कन, सबसे पहले मैप देख लीजिए भाई, दिख गया? दिख गया? इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। ये जो शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहां पर दरारी उद्भेदन हुआ। 2 प्रकार से ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। एक तो विस्फोटक प्रकार होता है कि सीधे क्या हो गया, ऊपर लावा, मैग्मा, वाटर वेपर, पॉइजनस गैसेस, वॉल्केनिक बम, लैपिली, टफ और पता नहीं क्या क्या चीजें उड़ गई ऊपर आसमान। एक तो ये होता है। एक होता है दरार पड़ती है, लावा निकलता रहता है, बहता रहता है, जमा होता रहता है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर ये दिख रहा है, ये लावा से बना हुआ है। किससे बना हुआ? दक्कन ट्रैप किससे बना हुआ भाई? कब बना? मेसोजोइक महाकल्प। कौन सा महाकल्प? कहां पढ़ा था हमने मेसोजोइक? कैलेंडर में जाओ, 4th नंबर में पढ़ा था मेसोजोइक, पढ़ा था मेसोजोइक। और मेसोजोइक में हमने क्या पढ़ा था? द्वितीयक युग। और द्वितीयक युग में क्या पढ़ा था हमने? ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस पढ़े थे, 3 चक पढ़े थे। हाँ, तो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इससे आच्छादित हो गया। इस क्षेत्र में 600 से 1500 मीटर एवं कहीं कहीं 3000 मीटर की मोटाई तक बेसाल्टिक लावा, कैसा लावा? बेसाल्टिक लावा एवं डोलोमाइट का जमाव मिलता है। यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है। अगर कभी इस तरह का शेडेड पोर्शन दिखा दिया और यहाँ पे एक एक्स लिख दिया और किताब क्वेश्चन में पूछ लिया उसने एक्स डिनोट करता है, आपने बोलना दक्कन ट्रैप को। इसको दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में फैला है। इसके अलावा कुछ टुकड़ों के रूप में झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में भी फैला है। राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे भी पहले जुरासिक कल्प में हो गया था। इन कठोर चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, रेगुर। इसीलिए कपास का क्षेत्र है ये। कपास जो अच्छा होता है किसमें होता है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर। यूरोप में क्या बोलते हैं? चरनोजम मृदा, है ना। तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इतना समझ में आ गया? ठीक है भाई, तो हमने 6 चीजें पढ़ ली आपकी, किसमें? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का। अब इसका महत्व क्या है? दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है देश के लिए? तो भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन का उदाहरण रहे हैं और यह अनेक जलप्रपात मिलते हैं जिनसे अनेक जल विद्युत उत्पादन संभव है। जलप्रपातों से जल विद्युत, जैसे एक महात्मा गांधी जलप्रपात है सारामती नदी पर, ठीक है, 4 झरने बड़े हैं, उसमें राजा रानी रॉकेट रोलर करके हैं। वहां पर भी शायद जल विद्युत का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो जलप्रपात मिलते हैं जिनसे यहाँ जल विद्युत उत्पादन संभव है। दूसरा,
पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है, जिससे सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। खड्डे हैं तो खड्डों में क्या होगा, पानी भरेगा, तालाब बनेंगे, सिंचाई की व्यवस्था संभव हो पाएगी। दक्कन के लावा पठार के अपरदन अपक्षयन से उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित हुई है, जिसमें क्या होता है, कपास होता है, सोयाबीन होता है, चने की खेती होती है, बहुत अच्छी होती है। कपास, सोयाबीन और चना। मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है उसको सोया प्रदेश बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा, सोया प्रदेश किसको बोलते हैं? आंसर सोयाबीन होता है वहां पर। और सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है, अगर आप वेजिटेरियन हो, ठीक है, जिम कर रहे हो या खिलाड़ी हो, तो जो टूट फूट होती है ऊतकों की, टिश्यूज जो टूटते हैं आपके, इसमें दौड़ने में, भागने में, खेलने में, तो उसके लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसकी तो अगर या तो नॉनवेज खाइए, और नॉनवेज अगर नहीं खा रहे हैं तो बेस्ट जो माना जाता है वो सोयाबीन माना जाता है, काला चना माना जाता है ना। बेस्ट जो है सोयाबीन। यहाँ के खिलाड़ी इसीलिए बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं क्योंकि डाइट, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं। मतलब खेलते तो हैं लेकिन बताने वाला नहीं है कि कितनी मात्रा में लेना है। क्या होता है कि जो मैंने कहा, शरीर में जो टूट फूट हुई उसके रिपेयरिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन की। और उसके लिए क्या बोलते हैं, अंडे का बाहर वाला खाइए, कि क्या बोलते हैं उसको, व्हाइट, व्हाइट वाला, यॉर्क नहीं खाना है, उसमें प्रोटीन है बाहर वाले में, ठीक है। लेकिन अंडा भी फिर उसी क्वालिटी का होना चाहिए ना। किस क्वालिटी का? अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। वो आपको बरेली में मिलेगा। हाँ मिलेगा, बरेली में, हाँ जी। अगला, पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। और लेटेराइट मिट्टी में चाय होती है बहुत अच्छी। चाय के लिए जो आदर्श स्थिति होती है वो ये होती है कि ढलवा जमीन होनी चाहिए, साथ में लेटेराइट मिट्टी होनी चाहिए, रिमझिम बारिश होनी चाहिए, लेकिन जड़ों पर पानी नहीं रुकना चाहिए। लगातार पानी की क्या हो, टिकना नहीं चाहिए पानी, इसीलिए ढलवा जगह पर होती है चाय, चाय के बागान जो होते हैं। मसाले कहाँ पे होते हैं? लेटराइट मिट्टी में होते हैं। कॉफी कहाँ पर होती है? लेटराइट मिट्टी में होती है। कहाँ होती है? प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की लाल मिट्टियों में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जी की खेती पाई जाती है। तंबाकू के लिए क्या चाहिए? लाल मृदा चाहिए। तंबाकू जो होता है किस मृदा में अच्छा होता है? लाल मृदा में। बीड़ी जो होती है तेंदू पत्ते से बनती है। किससे बनती है? टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पर है? तंबाकू पर रिसर्च कहां चलती है? राजमुंदरी में चलती है मेरे ख्याल से। चेक करो जरा, राजमुंदरी, राजमुंदरी या राजमुंदरी। अगला बता रहा हूं मैं, पश्चिमी घाट पर अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदा हरित वन मिलते हैं। अगर आपने इस देश में एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने हैं तो वेस्टर्न घाट के बाई साइड चले जाओ, जहां पर साउथ वेस्ट मानसून टकराता है। इतनी बारिश होती है कि हद से ज्यादा, तो वहां पर क्या मिलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन सदा हरित वन। हाँ जी, क्या पूछा था मैंने क्वेश्चन? टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? राजमुंदरी में। राजमुंदरी में एक अभिलेख मिला है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। क्या कहा गया है? दुनिया का खान। चलो जी, और क्या बताया मैंने? सदा हरित वन मिलते हैं। सागौन, बड़ी कीमती लकड़ी, सागौन, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक दृष्टि वाले उपयोगी वन की लकड़ियां मिलती हैं। चंदन तो समझ में आ ही गया होगा, पुष्पाराज है देखने के बाद। चंदन क्या होता है? लाल चंदन, पीला चंदन। चंदन के वृक्ष पर सांप मिलते हैं कि क्यों मिलते हैं? ठंडा होता है, ठंडा ही होता है। दुनिया ने कितने कॉस्मेटिक निकाल दिए हो, आज तक का सबसे अच्छा कॉस्मेटिक दो ही चीजें हैं, एक चंदन और एक हल्दी। कायदे से भारत को उसको पेटेंट पता नहीं करा दिया होगा, मेरे ख्याल से पेटेंट कराना चाहिए उससे। हाँ जी, हल्दी की। हमारे यहाँ वैदिक काल से हल्दी और चंदन का प्रयोग होता है। किसका?
उससे ऊपर कोई कॉस्मेटिक नहीं, कोई क्रीम लगा दो, कोई कुछ लगा दो आप। जो कॉस्मेटिक जो काम क्या करता है, हल्दी और चंदन। क्या होती है भाई वो शादी से पहले क्या बोलते हैं उसको, हल्दी हाथ। क्यों बना जाते हैं हल्दी से? परंपराएं हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण थे पुराने लोगों के, है ना। कृषि प्रधान समाज था, रोज रोज थोड़े नहाते थे साबुन से। लेकिन विवाह से पूर्व क्या करना होता था, ब्यूटी पार्लर नहीं होते थे उस जमाने में, हल्दी हाथ होता था। क्या होता था? और चंदन, चंदन का प्रयोग करते थे। और बॉडी के टेम्परेचर को भी वो करने के लिए दक्षिण भारत में क्यों लगाते हैं, बिना बिना माथे पे चंदन लगाए निकलते ही नहीं घर से बाहर। अगर किसी ने नहीं लगा रखा है तो ये माना जाता है कि घर में किसी की मृत्यु हो गई है। इनके सूना मस्तक नहीं लेके चलते वो लोग। क्या लगाते हैं? चंदन लगाते हैं, क्योंकि गर्म है क्षेत्र। चंदन क्या शीतलता प्रदान करता है, दिमाग ठंडा रहता है। सागौन, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस। ये समझ में आ गया? ठीक है। बांस क्या है? बांस किस में आता है? घास में आता है, ग्रास। किस में आता है? ग्रास में आता है। स्टडी ऑफ ग्रास, एग्रोस्टोलॉजी। ये आईएएस के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, किसी जमाने में पूछे कि एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? घास का अध्ययन करते हैं। इस पठार के आंतरिक भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियां मिलती हैं, जिसके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है। भाई घास भूमियां जहां होंगी तो पशुओं को चारा मिलेगा, तो पशुपालन संभव होगा। पशुपालन होगा तो दुग्ध उद्योग क्या होगा? अपने आप ही उन्नत अवस्था में होगा। और मांस उद्योग, है ना, मीट पैकिंग सेंटर्स। अगला, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार भारत के खनिज संसाधनों से अधिकांश भाग की पूर्ति करता है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज आदि खनिज से संपन्न है। जैसे सोना है, मैंने आपको बता दिया, कोलार की गोल्ड माइंस है, रामगिरी की गोल्ड माइंस है। रामगिरी कहाँ बताया था मैंने कल? आंध्र प्रदेश में, है ना। ऐसे तांबा है, तांबा मैंने आपको बता दिया कि वैसे खेतड़ी में भी है और मलचखंड वाली बेल्ट में भी है। ठीक। लोहा, लोहे के तो कई जगह मिलता है। यूरेनियम है, जादूगोड़ा की माइंस है, जैसे जादूगोड़ा झारखंड में। बॉक्साइट है, कोयला है। बॉक्साइट जहां जहां होगा उसके अगल बगल बाल्को, हिंडाल्को और क्या क्या बोलते हैं, भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नालको, बाल्को, हिंडाल्को, जहां जहां आपको दिखेगा समझ लेना अगल बगल क्या है, बॉक्साइट है। या तो बॉक्साइट होगा या अगल बगल एक छोटी जल विद्युत परियोजना होगी, क्योंकि एल्युमिनियम उद्योग के लिए क्या चाहिए होता है? एक छोटी जल विद्युत परियोजना जहां से सस्ती बिजली मिल सके। क्या मिल सके? क्योंकि एल्युमिनियम कोयले में नहीं डालकर बनाते। जैसे लोहा है तो लोहे का पत्थर हमने कोयले में डाला, वो गलता है, उसको हम इम्प्योरिटी को अलग करते हैं, इस्पात मिल जाता है हमको, स्टील मिल जाता है। लेकिन एल्युमिनियम निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए एल्युमिनियम महंगा है। जबकि अर्ध क्रस्ट सियाल से बनी हुई है। अर्ध क्रस्ट पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, और अर्ध क्रस्ट पर सबसे ज्यादा प्राप्त होने वाला धात्विक तत्व जो है वो क्या है? एल्यूमिनियम है। तत्व ऑक्सीजन है, धात्विक तत्व एल्यूमिनियम है। उसके बाद भी एल्यूमिनियम क्या है? महंगा है, क्योंकि उसके निष्कर्षण की जो विधि है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रिसिटी की एक कीमत होती है, वो कीमत ऐड होती है एल्यूमिनियम में, इसीलिए वो फ्रेम लगाने में 10,000 लगते हैं। रह क्या उसमें? कुछ भी नहीं। जबकि लोहा क्या है? सस्ता है। लोहे के क्या करना है? आयरन ओर जो होता है, जो पत्थरों में, जिन पत्थरों में मिलता है, उसको कोयले में डालना है, कोयले को जलाना है, उसमें डालना है, वो अपने आप गलेगा। उसके बाद गल के उससे इंप्योरिटी निकाल कर क्या बनाना है आपने? इस्पात बनाना है, लोहा बनाना है। समझ में आ गया? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, है ना। और फिर उस लोहे पे भी यही तो है साइंस। और क्या है? आपको क्या बोला जाता है कि भाई पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा लोहे भी कई प्रकार के होते हैं। एक लोहे वो होते हैं जो सड़क के किनारे पीट रहे होते हैं, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। और एक लोहा वो होता है जो रेल की पटरी पे लगा हुआ। एक लोहा वो है जो काटने वाले यंत्रों में लगा हुआ है, मशीनों में लगा हुआ है। भाई अगर वो वाला लोहा अगर जेसीबी के आगे लगा दोगे तो उसका ब्लेड तो वैसे ही मुड़ जाएगा। कैसी ब्लेड चाहिए जो ना मुड़े? बड़े बड़े पत्थरों से भी। पोकलैंड जो होती है उसके आगे कौन सा लोहा लगा हुआ, तिजोरी में कौन सा लोहा लगा हुआ, गाड़ी के जो धुर्रे होते हैं, गोलियां होती हैं, वो कौन सा लोहा है, क्यों नहीं घिस रही वो? 10 सालों से गाड़ी चला रहे हो आप, क्यों नहीं घिस रहे? वो जो गोलियां होती हैं, देखा होगा आपने टायर पर, बॉल बियरिंग्स जो होते हैं, वो तो लोहा है। ऐसा क्या मिला रहे? तो कभी किसी में निकिल मिला रहे, किसी में मैग्नीज मिला रहे, अलग अलग प्रकार का लोहा।
वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ना है। फिर क्वेश्चन बनेगा वहां से, क्या बनेगा, कितना पढ़े कि है नन्ही सी जान और पूरा आसमान, क्यों हर्ष, अरे कुछ नहीं है यार, सबसे आसान काम है पढ़ना। चलो, सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज आदि खनिजों से संपन्न छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है, रूर जो है वो जर्मनी में है, वैसे कहाँ है, जर्मनी। तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू को कहा जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। जैसे हमारे पहाड़ों की रानी कहाँ है, मसूरी, ऐसे छोटा नागपुर पठारों की रानी कहाँ है, छोटा नागपुर पठार की रानी नेतरहाट। ये सब क्वेश्चन बने हुए जो बीच बीच में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये अलग बात है कि अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी नए नए बछड़े हो, बाघ से डर नहीं लग रहा होगा। जिस दिन पेपर दोगे, 2-4 पेपर दोगे, अपने आप ही जो मैं बता रहा हूं वो दिखेंगे आपको वहां पर क्वेश्चन, तब समझ में आएगा आपको मैथ का, है ना। कभी कभी आंवले का स्वाद बाद में आता है कि चलो, भारत का रूर प्रदेश बता दिया मैंने। क्यों बोलते हैं छोटा नागपुर, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का विपुल भंडार है। इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभव हो सकी है। पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियों और लगून मिलते हैं जहां बंदरगाह और पोताश्रय का निर्माण संभव हो सका है। अरे यार, विशाखापत्तनम है जैसे डीपेस्ट पोर्ट है, वहां पर डॉल्फिन नोज निकली हुई है। क्या निकली हुई, डॉल्फिन नोज है। या जैसे कई ऐसे अंदर की तरफ लेक निकली हुई है, तो वहां पर पोताश्रय बन जाते हैं। पोताश्रय मतलब जहां पर पोत आश्रय लेते हैं, बड़े बड़े जहाज आते हैं, रुकते हैं वहां पर, क्योंकि अगर खुले समुद्र में रखेंगे तो नहीं टिक पाएंगे, ज्वार भाटे का इंतजार करना पड़ेगा हमें। फिर किनारे पर उतनी गहराई नहीं होती है, लेकिन अगर लेक होगी तो उसकी एक गहराई होती है, उस पर आपके पोताश्रय है ना, जहाज वहां पर रुक सकते हैं। आंधी तूफान, जो भी समुद्री तूफान चलते हैं, उनसे उनकी रक्षा होती है। जैसे विशाखापत्तनम वाला है, डॉल्फिन नोज है, तो बड़े बड़े तूफानों से भी रक्षा होती है। जैसे पोत यहाँ खड़ा हुआ, ये डॉल्फिन नोज है, उधर से तूफान आया माना पहाड़ की समुद्र की तरफ से, तो ये पहाड़ रोकेगा उसे। तो पोत क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो पलट जाएंगे ऐसे खड़े खड़े। समझ में आ गया, ठीक। अब इसके बाद पढ़ना भाई हमने उत्तर का विशाल पर्वतमाला। क्या पढ़नी है, उत्तर की विशाल पर्वतमाला। कर दे शुरू, ठीक है, अगले उसमें बताऊंगा मैं लेक्चर।